क्या आपको मालूम है कि जिस गर्मी ने आज यूरोप में हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड बनाया, यहाँ एयर कंडीशनर्स शॉर्ट करवाए, लोगों में अफरा तफरी मचाई और जिसकी वजह से पहली बार यूरोप के कई शहरों में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, वही गर्मी आने वाले वक्त में यूरोप को मॉडर्न आइस एज में धकेल सकती है। जी हाँ, सुनने में ये काफी अजीब लगता है कि जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रही है, इसी दौरान कोई एक कॉन्टिनेंट असल में ठंडा कैसे हो सकता है। पर ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि अब इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये है अटलांटिक ओशन, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है आर्कटिक ओशन के साथ। यहाँ ग्रीनलैंड की बर्फानी चादरें और नॉर्थ पोल का जमा हुआ समंदर मौजूद है। अटलांटिक ओशन के एक साइड पर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ता है और दूसरी तरफ है यूरोप। दोनों कॉन्टिनेंट्स बेशक एक ही ओशन को शेयर करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इन दोनों के टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का शहर न्यूयॉर्क, जिसका लैटिट्यूड 40 डिग्रीज नॉर्थ है, यानी ये इक्वेटर से तकरीबन 4440 किलोमीटर दूर और नॉर्थ पोल से 5550 किलोमीटर दूर है। यहाँ जुलाई के महीने में एवरेज हाई टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम न्यूयॉर्क के लैटिट्यूड 40 डिग्रीज को यूरोप में रखकर देखेंगे तो ये ठीक मैड्रिड स्पेन के ऊपर आएगा। यहाँ का जुलाई के महीने में ही एवरेज हाई टेम्परेचर 32 डिग्रीज होता है, यानी न्यूयॉर्क से 3 डिग्री ज्यादा। और सर्दियों में जहां न्यूयॉर्क -2 डिग्रीज तक जाता है, मैड्रिड में कम से कम 4 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया, यानी 6 डिग्री का डिफरेंस। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के किसी भी शहर को उठाकर देखेंगे और उसके लैटिट्यूड को यूरोप के साथ मैच करेंगे तो यूरोप का वो इलाका ज्यादा गर्म मालूम होगा। जैसा कि कनाडा का शहर कैलगरी 51 डिग्रीज नॉर्थ है, जो कि यूरोप में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट पर आएगा। जब दोनों लोकेशंस का नॉर्थ पोल और इक्वेटर से फासला एक जैसा ही है, तो फिर दोनों के एवरेज टेम्परेचर में 6 डिग्रीज तक का डिफरेंस क्यों है। यहाँ तक के कैलगरी में दिसंबर के महीने में -12 डिग्रीज रिकॉर्ड हुआ, जबकि फ्रैंकफर्ट में उसी महीने में 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री का डिफरेंस। आप खुद से अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोई भी शहर उठाएं, गूगल अर्थ से उसका लैटिट्यूड देखें और फिर यूरोप में उसी लैटिट्यूड पर जो शहर है उसका टेम्परेचर देखें, तो आपको यूरोप वाला शहर ज्यादा गर्म मिलेगा। असल में यूरोप का अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ज्यादा गर्म होने के पीछे जो मेन रीजन है वो है अटलांटिक ओशन की लहरों का सिस्टम। इस सिस्टम को अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या फिर शॉर्ट में एमॉक भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा कुदरती सिस्टम जो एक जगह की हीट को दूसरी जगह पहुंचाता है और वो भी समंदरी लहरों के जरिए। वैसे तो एमॉक पूरी दुनिया में फैले ओशन करंट्स के एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया में गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि यूरोप क्यों गर्म है, इसलिए हम सिर्फ अटलांटिक के अंदर एमॉक वाले हिस्से पर ही फोकस करेंगे। एमॉक एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो समंदर के पानी को ग्रीनलैंड से उठाकर बिल्कुल साउथ में एंटार्क्टिक तक लेके जाता है और फिर वापस ये पानी मेक्सिको से होता हुआ यूरोप के पास से गुजरता है और वापस ग्रीनलैंड तक पहुंच जाता है। लेकिन इस दौरान सिर्फ यूरोप ही क्यों गर्म होता है? एमॉक के इस साइकिल को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ग्रीनलैंड के पास समंदर की गहराइयों में पेश आता है, यूं समझ लें जिससे एमॉक में जान भर आती है। ग्रीनलैंड के पास जब ओशन के सरफेस का पानी ठंडा होता है तो यहाँ खुश्क ठंडी हवाओं के बायस काफी सारा पानी एवोपरेट हो जाता है। इसके साथ ही सी आइस की फॉर्मेशन होने लगती है। जब समंदर का पानी जमकर बर्फ बनता है तो बर्फ अपने अंदर नमक को जगह नहीं देती, वो सारा नमक बाकी बचे हुए पानी में रह जाता है। इस प्रोसेस को साइंस की जबान में ब्राइन रिजेक्शन कहते हैं। अब एक तो एवोपरेशन की वजह से नमक पीछे रह गया और ऊपर से बर्फ जो जमी उसने भी नमक को रिजेक्ट कर दिया। यही वजह है कि ग्रीनलैंड के पास ओशन का पानी बहुत ज्यादा नमकीन और ठंडा होता है। अब ज्यादा नमक की वजह से ये पानी डेंस यानी गाढ़ा और शदीद ठंडा हो जाता है। नमक की वजह से यहाँ पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पानी -2 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है।
साइंस का एक असूल है कि ठंडा और गाढ़ा पानी हमेशा नीचे जाएगा और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ग्रीनलैंड के पास ये पानी समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। भारी होने की वजह से ये समंदर की तह के साथ साउथ की तरफ हजारों मीटर नीचे सफर करता हुआ एंटार्क्टिका के पास साउथ अटलांटिक तक चला जाता है। जब ये पानी सदर्न ओशन यानी एंटार्क्टिका तक पहुंचता है तो यहाँ वेस्ट से चलने वाली ताकतवर हवाएं सरफेस के पानी को धकेलती हैं और अपवेलिंग की वजह से हजारों मीटर नीचे वाला नमकीन पानी जगह पूरी करने के लिए ऊपर आ जाता है। अब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता सरफेस पर ही नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ जाता है। यहाँ ये दोबारा गर्म होता है और गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। गल्फ स्ट्रीम उन तेज हवाओं को कहते हैं जो मेक्सिको से यूरोप की तरफ चलती हैं। ये तेज हवाएं इस गर्म पानी को जो सरफेस पर ही होता है यूरोप के पास से गुजारती हुई दोबारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन तक ले जाती हैं। इसी दौरान ये गर्म पानी ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्दर्न फ्रांस और स्कैंडिनेविया के आसपास के क्लाइमेट को गर्म करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। इस सफर के दौरान ये गर्म सरफेस वाटर एवोपरेशन और मेडिटेरेनियन सी से आने वाले नमकीन पानी की वजह से लगातार मजीद नमक जमा करता रहता है और जैसे ही ये पानी वापस आर्कटिक पहुंचता है ये दोबारा ठंडा होकर डूबना शुरू हो जाता है। यहीं पर एमॉक का एक साइकिल कंप्लीट होता है और ऐसे ही ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। इस पूरे सिस्टम को अक्सर एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है जो यूरोप को गर्मी और एंटार्क्टिका को ठंडक पहुंचाता है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि जब दुनिया का एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है तो इस दौरान यूरोप वो अकेला कॉन्टिनेंट कैसे होगा जिसको मॉडर्न आइस एज देखनी पड़ सकती है। देखें, एमॉक को इस पूरे लूप का सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करने में सैकड़ों या हजारों साल लगते हैं। अगर एमॉक जैसा कोई सिस्टम ना हो तो यूरोप भी कुदरती तौर पर इतना ही ठंडा होता जितना के कनाडा के बराबर के लैटिट्यूड्स हैं, जैसा कि लेब्राडोर, क्वेबेक या फिर न्यूनवेट। और बदकिस्मती से यही वो फ्यूचर है जिसकी तरफ हम असल में बढ़ रहे हैं। जी हाँ, कई साइंटिफिक कम्युनिटीज का मानना है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में एमॉक कोलैप्स हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो यूरोप शायद दुनिया का अकेला ऐसा हिस्सा बन सकता है जो क्लाइमेट चेंज के दौर में एक्चुअली ठंडा हो जाए, और ठंडा भी इतना कि शायद यहाँ मॉडर्न आइस एज ही शुरू हो जाए। पर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर बरसों पुराना एमॉक आखिर खत्म कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन भी है या नहीं? बुरी खबर यह है कि दुनिया उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसमें आगे चलकर हमें एमॉक का खात्मा देखने को मिल सकता है। वो ऐसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया लगातार गर्म हो रही है। ग्रीनलैंड की आइस लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही हैं और ओशन में फ्रेश वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा रही हैं। वो ओशन जहां अभी नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, इस फ्रेश वाटर की वजह से यहाँ नमक के लेवल्स गिरते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पिघलते हुए ग्लेशियर्स ओशन में नमक के लेवल्स कम कर रहे हैं, वहीं गर्मी बढ़ने की वजह से यहाँ सी आइस की फॉर्मेशन भी कम हो रही है। सी आइस के कम बनने की वजह से यहाँ नमक के लेवल्स और कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जब समंदर के नमकीन पानी पर बर्फ जमती है तो ब्राइन रिजेक्शन की वजह से उसमें से नमक अलग हो जाता है। जब बर्फ कम बनेगी तो जाहिर है नमक पूरे समंदर में मिक्स हो जाएगा। आखिरकार इस सब का नतीजा ये निकलेगा कि ग्रीनलैंड के आसपास का पानी कम नमकीन और ज्यादा गर्म होगा, यानी कि उसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ये कम डेंसिटी वाला पानी जब ओशन फ्लोर पर डूबेगा ही नहीं तो एमॉक को फ्यूल करने वाली सबसे अहम कंडीशन पूरी ही नहीं हो पाएगी, और इस सब के नतीजे में ओशन का ये करंट आर्कटिक से एंटार्क्टिक तक सिरे से बहेगा ही नहीं। आसान अल्फाजों में बात करें तो ग्रीनलैंड की आइस शीट्स जितनी तेजी से पिघलेंगी उतनी तेजी से ही एमॉक का खात्मा होगा। साइंटिस्ट को खतरा है कि अगर ये सिस्टम सिर्फ स्लो भी हो गया तो फिर इसको रोकने से कोई नहीं बचा सकता। फिर चाहे हम ग्रीन हाउस गैसेस बंद कर दें या फिर फॉसल फ्यूल्स को जलाना ही क्यों ना बंद कर दें, क्योंकि एमॉक का पूरा साइकिल कई हजार साल में पूरा होता है।
अगर ये बंद हो गया तो इसे दोबारा शुरू होने में कम से कम उतना ही वक्त लगेगा जितना इसे खत्म होने में लगेगा। क्लाइमेट और ओशन साइंटिस्ट पिछली कई दहाइयों से एमॉक के कमजोर होने या कोलैप्स होने के इम्कान पर वार्निंग्स दे रहे हैं, मगर पहले कोई सॉलिड डाटा नहीं था जिसके दम पर ये वार्निंग्स दी जाती थी। ये सिर्फ अंदाजा था, तभी इसको कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अब रिसर्चर्स ने एमॉक को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम का एक हिस्सा रैपिड अरे नाम से पहचाना जाता है, जिसे 2004 में यूके की नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल और अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन और नोआ ने मिलकर शुरू किया था। ये सिस्टम अटलांटिक में बहामस से लेकर कैनरी आइलैंड्स तक समंदर के नीचे हजारों सेंसर्स पर बेस्ड है। ये सेंसर्स हजारों मीटर नीचे पानी के बहाव, उसका टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी वगैरह को मेजर करते हैं। 2004 से लेकर अब तक ये सिस्टम लगातार एमॉक को मॉनिटर कर रहा है। इस सिस्टम के जरिए एमॉक के बारे में जो डाटा हमें मिल रहा है वो ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि हद से ज्यादा परेशान कुन भी। आमतौर पर अटलांटिक के नीचे एमॉक के बहाव को 10 लाख क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड से नापा जाता है, जिसे सवर ड्रॉप कहते हैं। लीटर्स में बात की जाए तो एक सवर ड्रॉप का मतलब है एक सेकंड में 100 करोड़ लीटर पानी। 2004 में पहली बार जब एमॉक के फ्लो को नापा गया तो ये 18 से 19 सवर ड्रॉप था, यानी 1800 से 1900 करोड़ लीटर पानी। पर आज एमॉक के पानी का फ्लो 15 से 17 सवर ड्रॉप रह गया है, यानी 20 सालों में इसका फ्लो 16% तक कम हुआ है। और आपको बताता चलूं कि ये कमी रातों रात नहीं आई। हर साल की वैल्यूज को देखा जाए तो मुसलसल एमॉक का फ्लो कम हो रहा है, यानी ये डाउन ट्रेंड में है। 2025 में एक जियो फिजिकल रिसर्च पेपर में ये बताया गया कि एमॉक का फ्लो 1 सवर ड्रॉप पर डिकेड के हिसाब से कम हो रहा है, और अगर ये कम होता होता 6 सवर ड्रॉप के लेवल तक पहुंच गया तो फिर ये शट डाउन फेज में चला जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एमॉक का स्लो डाउन होना इंसानी पैदा करदा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है या फिर ये कुदरती उतार चढ़ाव का नतीजा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक रिसर्चर्स के पास नहीं है, क्योंकि ये जानने के लिए हमें कम से कम 29 साल का डाटा चाहिए, जबकि अभी तक हमारे पास सिर्फ 22 साल का डाटा है। यानी 2033 तक जाकर हमें ये मालूम होगा कि ये अपने कुदरती साइकिल की वजह से कम हो रहा है या फिर इसमें हम इंसानों का भी हाथ है। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि एमॉक का बहाव कुदरती तौर पर कम हो रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 12,000 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब फॉसिल फ्यूल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 12,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी, तब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पर फैली हुई आइस शीट्स पिघलना शुरू हुई। इस मेल्टिंग की वजह से अटलांटिक ओशन में ढेर सारा मीठा पानी शामिल हुआ, जिसने वहां नमक की मिकदार को कम कर दिया था। कम नमक की वजह से पानी हल्का हुआ और एमॉक का साइकिल टूट गया। जब एमॉक का साइकिल टूटा तो मेक्सिको की गर्मी यूरोप तक नहीं पहुंच सकी, और इस दौरान यूरोप का एवरेज टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। साइंटिस्ट को इसके बारे में पेलियो क्लाइमेटोलॉजी के जरिए पता चला। इसमें आइस कोर्स के सैंपल्स, ओशन फ्लोर के सैंपल्स और जमीन के अंदर गहरी खुदाई करके पुरानी मिट्टी के सैंपल्स निकाले जाते हैं, जो हजारों साल पहले के एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जमीन की तारीख का ये दौर यंगर ड्रायस के नाम से जाना जाता है। ड्रायस असल में एक फूल की जीन है जो सिर्फ आर्कटिक सर्कल में पाई जाती है, लेकिन यूरोप में 10,000 साल पुरानी मिट्टी के सैंपल्स में ड्रायस नाम के फूल के पॉलन हर जगह पाए गए, जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि एमॉक के टूटने की वजह से ये जगह शदीद ठंड से गुजर रही थी। इसी फूल के नाम पर इस दौर को आज यंगर ड्रायस कहा जाता है। यूरोप में ये दौर तकरीबन 1000 साल तक रहा, जिसके बाद एमॉक दोबारा शुरू हुआ और यूरोप में वापस गर्म टेम्परेचर लेकर आया। क्या वो दौर दोबारा लौटने वाला है या नहीं? फिलहाल मुख्तलिफ साइंटिफिक रिसर्च इस पर अलग अलग राय रखती है, लेकिन वार्निंग्स अभी से मिल रही हैं कि एमॉक दोबारा बंद होने के फेज में दाखिल हो रहा है।
रैपिड अरे से हटकर बात की जाए तो ये हमारे अर्थ का थर्मल इमेज है, जिसमें बाकी सारा ग्लोब ऑरेंज है, लेकिन ग्रीनलैंड के पास आर्कटिक ओशन में व्हाइट ब्लॉब दिख रहा है। ये व्हाइट ब्लॉब जाहिर करता है कि यहाँ समंदर का पानी ठंडा हो रहा है। ये हिस्सा तमाम समंदरों का वो अकेला हिस्सा है जो बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के दौर में भी ठंडा हो रहा है, जो इस बात की निशानी है कि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलकर ओशन में ठंडा पानी शामिल कर रही है। अगर ऐसा है तो जरूर ये मीठा पानी ओशन के नमक को कम कर रहा होगा। ग्रीनलैंड के पास इस व्हाइट ब्लॉब का मौजूद होना मजीद इस बात को सपोर्ट करता है कि एमॉक का साइकिल टूटने की तरफ जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब सच हो गया और एमॉक वाकई बंद हो गया तो यूरोप में क्या कुछ बदल जाएगा, कैसी दिखेगी वो मॉडर्न आइस एज। लंदन और डबलिन जो आज नरम मौसम एंजॉय करते हैं, वहां का टेम्परेचर -15 से -20 तक जाना आम बात हो जाएगी। इसके अलावा नॉर्दर्न यूरोप में फसलें उगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यूरोप के वो पोर्ट्स जो साल के 365 दिन खुले रहते हैं, सर्दियों में समंदर जमने की वजह से फ्रीज हो जाएंगे। जिस यूरोप में आज गर्मियों में एसी ना होने पर लोग परेशान होते हैं, तब गर्म हवा को तरस जाएंगे। हीटिंग गैस की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि यूरोप का पूरा एनर्जी ग्रिड कोलैप्स हो सकता है। और इन सब मसलों की वजह से होगी तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन। नॉर्थ यूरोप से लाखों करोड़ों लोग साउथ की तरफ भागने पर मजबूर होंगे। इमेजिन करें वो लोग जो पहले दूसरे मुल्कों के रेफ्यूजीज को अपने मुल्क में जगह देते थे, अब खुद क्लाइमेट रेफ्यूजी बनकर स्पेन, इटली या नॉर्थ अफ्रीका की तरफ हिजरत कर रहे होंगे। एमॉक के खात्मे को सिर्फ यूरोप ही नहीं झेलेगा, बाकी दुनिया भी इसके नताइज भुगत रही होगी। साउथ अटलांटिक, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में आग बरस रही होगी, क्योंकि अब यहाँ की गर्मी यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। दुनिया हमेशा समझती रही कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ गर्मी का बढ़ना है, लेकिन कुदरत का बैलेंस इतना नाजुक है कि ज्यादा गर्मी असल में यूरोप को आखिरी आइस एज की तरफ धकेल सकती है। ये 2050 में होगा, 2100 में या फिर इसके भी बाद। लेकिन एक बात तय है कि ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ और अटलांटिक ओशन में चलने वाला ये इनविजिबल कन्वेयर बेल्ट हमें एक ऐसी वार्निंग दे रहा है जिसे अगर हमने वक्त रहते ना समझा तो तारीख का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर हमारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।